गाजीपुर जिला उत्तर पूर्वी प्रदेश का वो इलाका जहां गंगा की धारा के साथ साथ सदियों से सत्ता की धारा बह रही थी। ये वो इलाका है जहां जागीरों की यादें हैं, जमींदार के घमंड है, राजनीतिक परिवारों की पीढ़ियां हैं। मुख्तार का जन्म इसी जमीन पर हुआ। उसके घर में बचपन से राजनीति की बातें होती थी, चुनावों की चर्चा होती थी, भाषणों की गूंज थी और देश की बातों पर बहस होती थी। उसका बड़ा भाई अफजाल अंसारी पढ़ाई लिखाई, छात्र राजनीति और फिर संसद की राह पर बढ़ा। लेकिन मुख्तार को वो अभी कायदा रास दिखा है, वो कायदा जिसमें ताकत धीरे धीरे मिलती है। मुख्तार को वो रास्ता चाहिए था जिसमें ताकत तुरंत मिले, तुरंत महसूस हो और तुरंत डर पैदा करे। पूर्वांचल का वो दौर सिर्फ खेतों, नदियों, मंदिर, मस्जिद का नहीं, वो दौर ठेकों, रंगदारी, अवैध शराब, रेलवे स्क्रैप और जमीन के खेल का था। गाजीपुर, मऊ, मोहम्मदाबाद, बलिया, ये पूरा बेल्ट धीरे धीरे अपराध की खुली प्रयोगशाला बन रहा था, जहां कानून कागज पर तो मजबूत था लेकिन जमीन पर कमजोर था, जहां थाने से ज्यादा असर बंदूक का था और अदालत से ज्यादा असर गैंग का था। इसी माहौल में मुख्तार बड़ा हुआ। शुरू में वो भी उसी परिवेश का हिस्सा था। कभी छात्र राजनीति की तरफ झुकाव, कभी गली मोहल्ले की दबंगई, कभी छोटे मोटे झगड़े, लेकिन जल्दी यह साफ हो गया कि उसे समझौतों में नहीं बल्कि टकराव में दिलचस्पी है। उसकी शुरुआत दुनिया में अपराध कोई झटका नहीं था, एक ऑप्शन की तरह था, विकल्प। ठेकेदारों से वसूली, छोटे व्यापारियों पर दबाव, जमीन के झगड़ों में दखल और ये सारे काम उसने काफी कम उम्र में कर लिए थे। उसे समझ भी आ गए थे। धीरे धीरे मुख्तार का नाम गाजीपुर और आसपास के इलाकों में ऐसे लिया जाने लगा मानो जैसे कोई चेतावनी दी जा रही है। ये वो वक्त था जब अपराध को किसी मजबूरी की तरह नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने के शॉर्टकट की तरह देखा जाने लगा था। ये कहते हैं किसी भी माफिया की असली पैदाइश उस क्षण होती है जब वो पहली बार ये महसूस करता है कि किसी की जिंदगी उसके फैसले पर टिकी है। मुख्तार के मामले में भी ये हुआ है। शुरुआती झगड़े अब सिर्फ हाथापाई तक सीमित नहीं थे, उसमें तमंचे शामिल हो रहे थे, फिर राइफल और फिर ऑटोमेटिक हथियार। भय का गणित बदलने लगा और उसी के साथ बदलने लगी मुख्तार की पहचान। वो अब सिर्फ किसी का बेटा या भाई नहीं था, वो धीरे धीरे एक नाम, एक पहचान बन गया। ऐसा नाम जिसे लेने से पहले 4 बार लोग सोच रहे थे। 1990 के दशक की शुरुआत तक आते आते पूर्वांचल में बाहुबल एक राजनीतिक योग्यता बन चुकी थी। चुनाव जीतने के लिए जाति के साथ साथ ताकत भी जरूरी मानी जा रही थी। बूथ पर वोट डालने से ज्यादा जरूरी था कि बूथ पर किसकी चलेगी। मुख्तार ने सच्चाई को जल्दी समझा। उसने यह भी समझा कि अगर राजनीति में पैर जमाने हैं तो फिर सिर्फ अपराधी होना काफी नहीं है, छवि बनानी पड़ेगी, कभी डर की, कभी हमदर्द की। यहीं से उसकी जिंदगी में वो दोहरा चेहरा उभरता गया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। एक तरफ वो आदमी जो दुश्मन के लिए मौत का फरमान था और दूसरी तरफ वो आदमी जो किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करता, किसी बीमार को अस्पताल में भर्ती करवाता, किसी पीड़ित परिवार को पैसे दिलवाता। हालांकि ये सब करुणा से नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक गणित से हो रहा था और ये काम हर अपराधी करता है। हर अपराधी के 2 चेहरे होते हैं, हर अपराधी के, चाहे वो हिंदुस्तान में मुख्तार अंसारी हो या कराची में रहमान डकैत। 2 पहचान। डर के साथ एहसान जोड़ देने से वफादारी पैदा होती और यह बात मुख्तार को पता थी। धीरे धीरे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का घेरा बनाया जो उससे या तो डरे हुए थे या कुछ पाने की उम्मीद में थे। यही वजह है कि उसका पहला संगठित गैंग बना जो हथियारों की सप्लाई, शूटरों की भर्ती, गाड़ियों की व्यवस्था, ठिकानों का नेटवर्क, ये सब कुछ कर रहा था। और ये सब कुछ किसी फिल्मी कहानी के जैसा नहीं बल्कि जमीन पर हो रहा था, धीरे धीरे, जो आगे माफिया साम्राज्य खड़ा करने वाला था। पुलिस के कुछ लोग डर से खामोश थे, कुछ को पैसे मिल गए थे और कुछ राजनीतिक दबाव में शांत थे। ये वो दौर था जब अपराध और सत्ता के बीच की दीवारें लगभग गिर चुकी थी। इसके बाद राजनीति में उसकी एंट्री हुई। हालांकि ये एंट्री भी अचानक नहीं हुई थी। पहले उसने पर्दे के पीछे से चुनावों को प्रभावित किया, उम्मीदवारों को जितवाया, हारने वालों को समझाया और कुछ को रास्ते से हटाया। जब उसे भरोसा हो गया है कि अब वही सिस्टम है तो उसने खुद को मैदान में उतारने का सोचा। मऊ विधानसभा सीट उसका पहला बड़ा अखाड़ा बनी। यहां जाति, दबंगई, ठेके, खून, सबका सीधा टकराव था। मुख्तार ने चुनाव को सिर्फ लोकतंत्र नहीं, सामरिक युद्ध माना और उसी हिसाब से तैयारी भी की। धीरे धीरे उसका नाम विधायक के तौर पर भी चलने लगा। यही वो मोड़ था जहां पर एक अपराधी आधिकारिक तौर पर जनप्रतिनिधि बन गया। अब उसके पास सिर्फ बंदूक की ताकत नहीं थी, कानून की ढाल भी थी। अब वो थाने का हिसाब भी मांग सकता था और अफसर की कुर्सी को भी हिला सकता था। जेल जाना अब उसके लिए हार नहीं रहा बल्कि रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा था। उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि हर गिरफ्तारी सहानुभूति पैदा करती है और हर झूठा मुकदमा उसकी
पीड़ित नेता वाली छवि को और मजबूत करता है। लेकिन हर माफिया की जिंदगी में एक दुश्मन ऐसा जरूर आता है जो सिर्फ उसे चुनौती नहीं देता बल्कि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। मुख्तार की कहानी में भी यह दुश्मन आ रहा था। मऊ की राजनीति में यह दुश्मनी आकार ले रही थी। ये वो जमीन थी जहां आगे चलकर उसकी टक्कर एक ऐसे नेता से होने वाली थी जो उसके वर्चस्व को खुलेआम चुनौती देगा, और वही टक्कर आगे चलकर पूर्वांचल की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में तब्दील होने वाली थी। मुख्तार अंसारी विधायक बनने के बाद सिर्फ गाजीपुर मोहम्मदाबाद के गलियारों का नाम नहीं था, उसका असर मऊ तक फैला था। और मऊ उस वक्त सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं थी, वो पूर्वांचल की सबसे रणनीतिक सियासी जमीन थी। यहां जीत का मतलब सिर्फ विधायक बनना नहीं था, यहां जीत का मतलब था पूरे पूर्वांचल के अपराध राजनीतिक नेटवर्क पर नैतिक और व्यवहारिक कब्जा। मुख्तार ने इस अखाड़े को चुना और पूरे सिस्टम को बता दिया कि वो अब पर्दे के पीछे खेलने वाला आदमी नहीं रहा, वो अब मैदान में उतर चुका है। मऊ में चुनाव अब भाषण और वादों से नहीं लड़े जा रहे थे, वहां चुनाव का मतलब था बूथ पर किसके आदमी बैठेंगे, किस रास्ते से प्रचार की गाड़ी जाएगी, किस गांव में किसका डर चलेगा और किस रात के बाद किसका घर खाली मिलेगा। मुख्तार ने चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सैन्य अभियान की तरह रहा। उसके शूटर प्रचारकों की तरह घूमते, उसके समर्थक कार्यकर्ता नहीं सिपाही की तरह तैनात रहते, और इसी रणनीति के साथ वो विधायक बने। एक अपराधी जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसके पास अवैध ताकत के साथ साथ वैध ताकत भी होती है, और मुख्तार ने इसी ताकत का इस्तेमाल उतनी ही बेरहमी से किया जितनी बेरहमी से वो बंदूकें चलवाता था। अब मुख्तार के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो होते थे, लेकिन अब वो सिर्फ आरोपी नहीं होता था, वो माननीय विधायक भी था। अब उसे गिरफ्तार करने से पहले थानेदार को 100 बार सोचना पड़ता, चार्जशीट दाखिल करने से पहले अफसर को ऊपर से फोन आता। अब गवाह अदालत पहुंचने से पहले अपने परिवार से सलाह नहीं बल्कि डर के मारे परमिशन लेते थे, और इसी दौर में उसने राजनीति का वो दोहरा चेहरा पूरी तरह साथ लिया। दिन में जनसभा में विकास की बात करना और रात को ठेके, रंगदारी और बदले की योजनाएं बनाना। यहीं से मऊ की राजनीति दो ध्रुवों में बंटने लगी। एक तरफ मुख्तार का खौफ और उसकी मशीनरी, दूसरी तरफ वो लोग जो उसके लिए खुली चुनौती बनने लगे। इसी चुनौती का सबसे बड़ा चेहरा बने भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय। ये टकराव सिर्फ पार्टी का नहीं था, ये उस सोच का टकराव था जहां पर एक तरफ राजनीति को खून से सींचा जा रहा था और दूसरी तरफ उसे उसी खून के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। दोनों के बीच पहले बयानबाजी हुई, फिर समर्थकों में झड़पें हुई और फिर धमकियां चली, और आखिरकार वो दिन आया जब ये दुश्मनी इतिहास के सबसे खौफनाक अध्याय में दर्ज हो गई। 7 सितंबर 2005 की वो दोपहर चुनावी हिंसा की कोई सामान्य खबर बनकर नहीं आई, वो सीधा सीधा राज्य की सत्ता को खुली चुनौती बनकर आई। सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को घेरकर AK-47 और अत्याधुनिक हथियारों से की गई फायरिंग ने कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को छलनी कर दिया था। जिस तरह गोलियां बरसाई गई थीं, संदेश बड़ा स्पष्ट था कि मकसद सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि मैसेज देना है। संदेश ये बताना है कि मऊ और उसके आसपास असली सत्ता किसकी है। ये कोई आवेग में हुई वारदात नहीं थी, ये महीनों की योजना, रेकी, संसाधन और नेटवर्क का नतीजा थी। इस हत्याकांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। मीडिया, राजनीति, अदालत और प्रशासन सबकी निगाहें एक नाम पर टिक गई थी। नाम था मुख्तार अंसारी। वो इस केस में मुख्य आरोपी बना। पहली बार ऐसा लगने लगा कि शायद अब कानून की पकड़ सच मजबूत हो गई, लेकिन मुख्तार के लिए ये पहली बार नहीं था जब उस पर हत्या का आरोप लगा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा था। कई वजह, एक हत्या, दूसरा हत्या के बाद उस विधायक की चोटी को काट लेना, बाल पकड़कर। इतनी गोलियां मारी गई थी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में जो डायलॉग है, खाली खोखा बेचकर कोई रईस बन जाएगा, तो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा था। डरावना मंजर। लेकिन मुख्तार जेल पहुंचकर भी परेशान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जेल के दरवाजे उसके लिए सिर्फ परेशानी का सबब नहीं, यहां से भी वो अपना काम चलवा सकता है। उसके खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी। गैंगस्टर एक्ट, NSA जैसे कड़े कानून की परछाइयां उसके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पकड़ नहीं टूटी। वजह साफ थी, डर जिंदा था। डर तब तक सत्ता में तब्दील होता रहता है जब तक लोग उसे तोड़ने की सामूहिक हिम्मत ना जुटा पाए। ये वो दौर था जब मुख्तार ने एक और रणनीति अपनाई, पीड़ित की राजनीति। हर गिरफ्तारी के बाद कहा जाने लगा कि उसे राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। हर मुकदमे के बाद यह नैरेटिव खड़ा किया गया कि उसे मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उसके समर्थकों को यह भरोसा दिलाया जाता रहा कि उसका नेता
अन्याय का शिकार है और यही भावना धीरे धीरे उसकी वोट बैंक का भावनात्मक ईंधन बन गई। लेकिन भीतर ही भीतर उसकी दुनिया बदल रही थी। उसके पुराने साथी या तो मारे जा चुके थे या अलग गैंग बना चुके थे या सरकार के साथ खड़े हो चुके थे। जो डर कभी एक तरफा था वो बट रहा था। पुलिस भी पहले जैसी नहीं थी। सोशल मीडिया, मीडिया ट्रायल और राजनीतिक दबाव ने सिस्टम को पहले से ज्यादा सतर्क कर दिया था। मुख्तार अब जेल से पहले जैसी आसानी से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, हालांकि वो कोशिश कर रहा था। माफिया के लिए कोशिश छोड़ना सिर्फ एक हार नहीं, अस्तित्व का भी अंत होता है। इसी दौरान उसका बेटा उसकी दुनिया में सक्रिय होने लगा। ये वो मोड़ था जहां अपराध सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था। बेटा सिर्फ विधायक का बेटा नहीं रहा, वो नेटवर्क का हिस्सा बन रहा था, फैसलों में दखल दे रहा था और वही गलती दोहराने जा रहा था जो कभी उसके पिता ने की थी। उसने भी मान लिया कि जेल सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जेल अब परिवार की राजनीति का किला बन रहा था, जहां मिलने वालों की लाइन थी और आदेशों की डिलीवरी हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय ठहरता नहीं। जिस डर ने मुख्तार को विधायक बनाया था, वही डर अब उसके खिलाफ हथियार बनता जा रहा था। लोग बोलने लगे थे, गवाह सामने आने लगे थे, केस अदालतों में बढ़ रहे थे। उसकी सत्ता पहले जैसी अडिग नहीं थी। मऊ की राजनीति में वैसे चेहरे उभर रहे थे जो खुलकर कह रहे थे कि मुख्तार का करियर अब ढलान पर है और यहीं से शुरू होती है मुख्तार के पतन और मौत की शुरुआत। ये कहते हैं किसी माफिया का असली पतन तब शुरू होता है जब उससे पहली बार महसूस होता है कि उसका फोन अब उठाया नहीं जा रहा। मुख्तार अंसारी के लिए मोड़ 2017 के बाद आया। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल चुकी थी, घोषणाएं खुली थी, माफिया राज मिटेगा, अपराधियों की साम्राज्यवादी राजनीति खत्म होगी, कानून का इकबाल लौटेगा। और यहीं से मुख्तार ने पहली बार महसूस किया कि उसकी ताकत का इंजन अब तेज नहीं, धीमा चल रहा है। जेल जो उसके लिए कभी सजा नहीं थी, जहां वो बैठकर आत्मविश्वास में जीता था जैसे मानो कोई राजा अपने किले में बैठा हो, जहां पर उसके बैरक में चाय अलग बनती थी, खाना अलग आता था, मुलाकात की सूची लंबी होती थी, आदेश बाहर तक पहुंचते थे। यहां तक कि एक दौर वो भी था जहां उसके बेटे अपने पिता की किला जेल को विरासत समझने लगे थे। वहां जहां मुख्तार की बहुएं उनके बेटों से मुलाकात करने आती थीं और उसी कमरे में रह जाती थी। जिस कमरे में वो मिलती थी वो कमरा जेल का नहीं, ऐसा लगता था किसी नेता का मीटिंग हॉल हो, रोमांस का अड्डा। बाद में इसी मुलाकात पर भी सजा मिली, जेल को घर बनाए रखने की सजा। हर तरफ से हवा बदल रही थी। ये वो हवा थी जिसमें अपराध के पुराने ठेकेदार अब खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। बुलडोजर उसके ठिकानों पर चल रहे थे, उसके होटल, बिल्डिंग, गोदाम और फार्म हाउस ढह रहे थे और हर ढही हुई दीवार के साथ मुख्तार के आत्मविश्वास की एक और परत गिर रही थी। वो गाजीपुर जिसमें कभी मुख्तार के नाम से भीड़ हट जाती थी, अब वहीं अवैध संपत्तियों पर नोटिस चिपक रहे थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसे यूपी की जेलों से निकालकर पंजाब के रूपनगर जेल भेजा गया। यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि यूपी में उसका नेटवर्क गहरा था। उसके आदेश जेल की दीवारों से बाहर आसानी से छलांग लगा रहे थे। पंजाब में उसके खिलाफ एक केस तैयार किया गया, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर जेल से बाहर रहने की कोशिश, जेल में वीआईपी सुविधाएं, अवैध पहुंच। पंजाब की जेल उसके लिए पहली ऐसी जगह बनी जहां उसके नाम पर जेल प्रशासन कांप नहीं रहा था। वो पहली बार किसी ऐसी जगह पर बंद था जहां पर उसकी पहचान का असर सीमित था। और यहीं से माना जाता है कि मुख्तार मानसिक रूप से टूटने लगा। उसके फोन कॉल कम होने लगे, आदेश बाहर पहुंचने कम होने लगे, उसका नेटवर्क एक एक कर ढहने लगा। मुन्ना बजरंगी जैसे उसके साथी या तो पकड़े गए या जेल के अंदर किसी दुर्घटना में मारे गए। उसके बाकी गुर्गे या तो गैंग बदल रहे थे या अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुख्तार से दूरियां बना रहे थे। पहली बार मुख्तार को लगा कि वो अकेला हो गया, एक ऐसा अपराधी जो अपनी पूरी जिंदगी सामूहिक खौफ पर टिका था। वो जब अकेला होता है तो उसके भीतर डर पैदा होता है। इसी बीच उसके खिलाफ केस तेजी से बढ़ने लगे। अदालतें जो पहले वर्षों तक तारीख बढ़ाती थीं अब फास्ट ट्रैक मोड में थी। गवाह जो पहले धमकियों में दुबक जाया करते थे अब सरकारी संरक्षण में बयान दे रहे थे। पंजाब की रिपोर्ट, सीबीआई की चार्जशीट और कोर्ट के नोटिसों की रफ्तार तेज बढ़ने लगी। और फिर आया वो फैसला जिसने पहली बार मुख्तार के साम्राज्य में बिजली गिरा दी, सजा उम्र कैद। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े मामले में अपहरण, हत्या, गैंगस्टर एक्ट, एक एक करके सब में सजा मिलने लगी। अदालत ने साफ कहा कि वर्षों तक कानून को चुनौती देने वाले व्यक्ति को अब कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। मुख्तार के लिए सजा सिर्फ कानूनी झटका नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक आघात था। एक आदमी जो सालों तक अदालत में अकड़ कर खड़ा होता था अब झुकी हुई गर्दन के साथ पेशी पर आने लगा। इसी बीच उसका परिवार भी बिखरने लगा। बेटों पर कई केस दर्ज हो गए, भाई का राजनीतिक किला कमजोर पड़ने लगा और पूरा अंसारी परिवार पहली बार सचमुच घिरा हुआ महसूस करने लगा।
जिस घर की दीवारों पर वीरता और सत्ता की कहानियां टंगी थी, उसी घर में अब डर की परछाइयां लंबी हो रही थी। और फिर उसकी तबीयत का गिरना शुरू हुआ। शुगर बढ़ना, दिल की परेशानी, किडनी की समस्या, ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव। शरीर वो ताकत खो रहा था जो कभी उसके भीतर का सबसे बड़ा हथियार थी। अस्पताल अब उसके लिए वो जगह बन गए थे जहां वो राहत की कोशिश करता, मगर अब जिंदगी उसके शरीर पर भारी पड़ चुकी थी। फिर 28 मार्च 2024 की सुबह खबर आती है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई और जैसे ही सूचना बाहर पहुंची, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हिल गया। लोग हैरान थे। किसी ने कहा कि समय ने न्याय दे दिया, किसी ने कहा कि ये सिस्टम की जीत है, किसी ने कहा कि ये देर से मिला इंसाफ है, तो किसी ने कहा कि मुख्तार को धीरे धीरे मार दिया। कई कहानियां बनी। मुख्तार की मौत के बाद की उसकी लाश पर एक केमिकल बिखेर दिया गया है, जिससे कभी सालों बाद जब निजाम बदलेगा तो जांच करवाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि मौत कितनी सच्ची कितनी झूठी। लेकिन इन सारे किस्से, कहानियों, बातों के बीच में एक बात सबने महसूस की कि पूर्वांचल की गोलियां कुछ पल के लिए खामोश हुई है। और फिर वो दृश्य आया जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी देश में। मुख्तार के जनाजे में हिंदू भी पहुंचे, मुसलमान भी। मुख्तार किसी के लिए अपराधी था, किसी के लिए नेता, किसी के लिए दानव, किसी के लिए वो आदमी जिसने मुश्किल वक्त में मदद का हाथ बढ़ाया था। अपराधी और मानवीयता का यह घालमोल उसकी जद्दोजहद भरी जिंदगी का सबसे बड़ा निष्कर्ष बना। मुख्तार की मौत के साथ एक दौर खत्म हुआ, लेकिन एक सवाल जिंदा हो गया। क्या उसने जो रास्ता छोड़ा था वो उसी के साथ मर गया, या वो रास्ता आज भी किसी नई पीढ़ी के किसी नए लड़के के दिमाग में वही फुसफुसाहट डाल रहा है कि इस भूमि पर इज्जत जो है वो खून से मिलती है, वोट डर से मिलता है और नाम बंदूक से बनता है। जिनको ये लग रहा है उनको हम बता दें कि इतिहास गवाह है, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, इन सब का अंत एक जैसा है, या तो गोलियों में, या जेल में, या अस्पताल में। लेकिन शुरुआत हमेशा समाज की उस चूक से होती है जहां अपराधी को रोका नहीं जाता, नेता उसे तौला नहीं जाता और जनता आंख मूंद कर ताकत को वोट देती है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका साम्राज्य ढह चुका है, लेकिन उसकी कहानी एक सबक छोड़ गई है कि जब कानून डरता है तब अपराध सत्ता बन जाता है, और जब अपराध सत्ता बनता है तो उसकी मौत भी न्याय नहीं, एक युग का अंत बन जाती है। पूर्वांचल में मुख्तार के साथ एक युग का अंत हुआ। मुख्तार अंसारी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते आते क्राइम बुक पर अगर आपको कोई और कहानी सुननी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो किस्सा भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही जुड़िएगा जरूर भाई साहब, इतनी ईमानदारी तो हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपने इतना लंबा वीडियो सुना है तो जाते आते क्राइम बुक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।